गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। यहाँ पे अभी जो क्लासेस हैं वो आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री की, और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सिविलाइजेशन है, जिसके अंदर हमने बागोर को पढ़ लिया है, कालीबंगा आहड़ को हम पढ़ चुके हैं, गिलूंड को पढ़ चुके हैं। आज जो सिविलाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं उस सिविलाइजेशन का नाम है गणेश्वर सिविलाइजेशन। गणेश्वर। तो सबसे पहले किसी भी सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो उसकी पढ़ते हैं लोकेशन। लोकेशन कहाँ पर है इसकी, तो ये जो गांव का नाम है गणेश्वर, उस जगह का नाम है, साइट का नाम है गणेश्वर सिविलाइजेशन। गणेश्वर है कहाँ पर, ये तहसील होगी नीम का थाना, तहसील है नीम का थाना, और डिस्ट्रिक्ट है सीकर। रिवर, हमने कहा जितने भी सिविलाइजेशन है वो बैंक्स ऑफ रिवर यानी नदियों के किनारे जो है इनके ऊपर है। तो ये जो है यहाँ कौन सी रिवर के ऊपर है, ये है रिवर कांतली। गणेश्वर इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर कांतली। कांतली नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और इसका जो एक्सकेवेशन है वो कब हुआ, इसका एक्सकेवेशन होता है 1972 के अंदर। किसके द्वारा होता है, ये है जी R.C. अग्रवाल, यानी फुल नेम है रतन चंद्र अग्रवाल। तो गणेश्वर तहसील नीम का थाना, डिस्ट्रिक्ट सीकर, रिवर कांतली, 1972, रतन चंद्र अग्रवाल। इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो कॉपर, इसका जो यूज है, यूज ऑफ कॉपर, ये बहुत ही अधिक हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है कॉपर का यूज यहाँ पर होता है। तो कॉपर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी यहाँ पे मिलता है। इस तरह के एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे जो कॉपर है वो बहुत एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर यूज होता रहा। और जब कॉपर इतना ज़्यादा यूज हुआ तो इसके लिए एक नाम दिया गया है, मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशंस। इसको जननी कहा गया है। कॉपर एज सिविलाइजेशंस जितनी भी है उन सब की मदर कहा गया है गणेश्वर सिविलाइजेशन को। तो गणेश्वर सिविलाइजेशन इज सेड टू बी मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशंस। अब इसकी खासियत क्या है, इसके हर सिविलाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ खासियत होती है। और उसी तरह से यहाँ पर इसकी खासियत क्या है, इसके जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है, ओनली स्टोन हैज बीन यूज्ड, ओनली स्टोन हैज बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जो घर बनाए गए हैं, वो स्टोन हैज़ बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर सिर्फ स्टोन यूज किया गया है। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, नो ब्रिक्स हैव बीन यूज्ड, नो ब्रिक्स हैव बीन यूज्ड। इसमें ईंटों का जो इस्तेमाल है वो किसी भी प्रकार से नहीं किया गया। ऐसी सिविलाइजेशन कौन सी है जिसके अंदर ब्रिक्स आर नॉट यूज्ड, ये सिविलाइजेशन है आपकी गणेश्वर। गणेश्वर सिविलाइजेशन के अंदर और कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मिलता है। वो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कौन सा है, एविडेंस मिले हैं, एविडेंस ऑफ डैम्स ऑफ स्टोन्स। यहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं वो किस चीज के हैं, डैम्स के, कि डैम्स बने हुए थे और स्टोन से बनाए गए थे। तो ये थे किस चीज के, क्यों बनाए गए थे ये डैम्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड। डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम फ्लड, या प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम फ्लड, प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्लड। इनको बाढ़ से बचाव हेतु
डैम बनाए गए हैं। और ये डैम जो है इनकी खासियत क्या रही? स्टोन। ये डैम स्टोन के बनाए गए हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी ये है कि यहां पर ट्रेड ऑफ कॉपर, कॉपर का ट्रेड हुआ करता था। ट्रेड ऑफ कॉपर, ट्रेड ऑफ कॉपर। और ऐसा माना जाता है कि यहां के जो लोग थे वो पीपल यूज टू सप्लाई कॉपर टू हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। यहाँ से ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो लोग हैं वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा, यहाँ पर कॉपर की सप्लाई जो है वो गणेश्वर के लोग किया करते थे। गणेश्वर के लोग कॉपर के व्यापारी हुआ करते थे, तांबे के। और वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा के अंदर यहाँ पर जो है अपनी सप्लाई दिया करते थे। किस चीज़ की? कॉपर की। तो ये इतना है आपके गणेश्वर के बारे में। इसके बाद में और भी यहाँ पे है, क्या है, लेकिन मेन चीज ये है ना कि हमें जो एविडेंस मिलता है ना उससे सपोज क्या किया गया है, आइडिया क्या लगाया जाता है एविडेंस के आधार पर। तो यहां पर एक जो है अपने को कॉपर के वेपन्स मिले हैं। ये तो है कि कॉपर एज सिविलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा मिला है। कॉपर के वेपन्स मिले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। कॉपर के जो वेपन्स है इसके अंदर एरो इंपॉर्टेंट है, यहां पर एरो मिला है कॉपर का। और एक जो चीज मिली है यहां पे वो है फिशिंग हुक। फिशिंग हुक्स मिले हैं और फिशिंग हुक्स की वजह से ऐसा माना जाता है कि कांतली रिवर जो है वो किसी समय पेरेनियल रिवर रही होगी। ऐसा माना जाता है कि कांतली रिवर जो है किसी समय पेरेनियल रिवर रही होगी। कांतली रिवर इज सपोज टू बी पेरेनियल रिवर एट दैट टाइम। ऐसा कहा जाता है कि उस समय पेरेनियल रिवर थी ये, यानी साल भर बहा करती थी। और वाटर एनिमल्स वर हंटेड, और यहाँ पर जो पानी के इसके अंदर जो एनिमल रहते हैं उनका शिकार भी किया जाता था। प्रोबेबली वाटर एनिमल्स वुड हंटेड या वुड बी हंटेड, सॉरी सुना था, वाटर एनिमल्स रहे जाते होंगे, ऐसा कहा जाता है, वुड बी हंटेड। प्रोबेबली वाटर एनिमल्स वुड बी हंटेड। ऐसा कहाँ पर मिलता है आपको? गणेश्वर के अंदर, कि यहाँ पे फिशिंग हुक्स मिले हैं। इससे पता चलता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग खाने पीने के लिए कांतली रिवर पे निर्भर रहे होंगे। ये एक पेरेनियल रिवर रही होगी और यहाँ वाटर एनिमल्स जो हैं उनका शिकार किया जाता रहा होगा, इस तरह से माना जाता है। और इसके अंदर अब कहते हैं जी यहाँ पे इतना जो है वो आता कहाँ से था? कॉपर। तो ये कहते हैं कि ये इसकी जो निकटता है, ये जो एकदम पास में है ना, तो पास किससे है? लेस डिस्टेंस या वेरी लेस डिस्टेंस कह सकते हो आप, फ्रॉम खेतड़ी कॉपर माइंस। एक तो ये कहा जाता है कि ये जो खेतड़ी कॉपर माइंस है राजस्थान के अंदर ये है, और एक है खोदरीबा रीजन। ये खोदरीबा कॉपर रीजन है, ये भी अलवर के अंदर है, ये भी राजस्थान में है। तो इन क्षेत्रों से इसकी जो है वो निकटता रही है। क्लोजनेस फ्रॉम खेतड़ी कॉपर माइंस एंड खोदरीबा अलवर, या लेस डिस्टेंस फ्रॉम खेतड़ी कॉपर माइन खोदरीबा अलवर, इनसे जो दूरी है वो बिल्कुल ना के बराबर रही है। इसी चक्कर में ये जो है यहाँ पर जो कॉपर है वो भरपूर मात्रा के अंदर हुआ करता था। और यहाँ से जो पोटरी मिली है, पोटरी हम हर सिविलाइजेशन की पढ़ते हैं, यहाँ से जो पोटरी मिली है वो आपको मिलती है पेंटेड ग्रे क्ले पोटरी। गणेश्वर की पोटरी कौन सी है आपकी? पेंटेड ग्रे क्ले पोटरी यहाँ पर मिलती है। और एक अर्दन रिंग्ड पॉट मिले हैं। रिंग्ड पॉट जो है वो सिर्फ यहीं से मिले हैं और कहीं से नहीं मिले। तो आप ये कह सकते हो अर्दन रिंग्ड पॉट आर फाउंड, अर्दन रिंग पॉट्स आर फाउंड ओनली इन दिस सिविलाइजेशन।
सिर्फ यही सभ्यता है जहां अर्दन रिंग्ड पोर्ट्स आपको मिलते हैं ओनली इन दिस सिविलाइजेशन। ये है आपका गणेश्वर का रिकॉर्ड, नीम का थाना, डिस्ट्रिक्ट सीकर, रिवर कांतली, 1972, रतन चंद्र अग्रवाल। कॉपर का जो यूज हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशन। और ओनली स्टोन हैज बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, डैम्स के एविडेंस मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। नो ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ईंट कहाँ पे यूज नहीं हुई है, नाम मात्र की भी ब्रिक यूज नहीं हुई है गणेश्वर के अंदर। एविडेंस ऑफ डैम मिलते हैं स्टोन के। और एक फिशिंग हुक जो है ये इंपॉर्टेंट है, एरो तो कई जगह से मिला है, फिशिंग हुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, और इससे ये पेरेनियल रिवर रही होगी ऐसा माना जाता है। और खोदरीबा और खेतड़ी कॉपर माइन से यहाँ पर कॉपर आया करता था गणेश्वर के अंदर। पेंटेड ग्रे क्ले पोटरी, यहाँ की पोटरी कौन सी रही, पेंटेड ग्रे क्ले पोटरी। और अर्दन रिंग पॉट्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अर्दन रिंग्ड पॉट्स कहाँ पर मिले हैं, ओनली इन दिस सिविलाइजेशन। ये सिर्फ आपको गणेश्वर से मिलते हैं। गणेश्वर ये आपका जो है, इसी के साथ में जो गणेश्वर के बारे में ऑलमोस्ट आपके जो है वो सारे का सारा कंप्लीट हो गया है। और गणेश्वर के बाद में अगली जो सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे वो है बेराट। नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो अभी हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट सिविलाइजेशन है हमारी बेराट। बेराट के बारे में बहुत सारी बातें अपने कर चुके हैं। जब अपने इंट्रोडक्शन कर रहे थे, महाभारत के अंदर आया था विराट नगर शब्द, उस समय हमने बेराट के बारे में काफी सारी बातें की। तो बेराट जो है उसका एंशिएंट नेम रहा है विराट नगर, कैपिटल ऑफ मत्स्य प्रदेश, ये आप पढ़ चुके हो। अभी है कहाँ पे, जब सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर के अंदर है। और फिर जैसा हमने कहा कि हर सिविलाइजेशन किसी ना किसी रिवर के बैंक्स पे होती है, एवरी सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ ए रिवर। तो यहाँ पे जो रिवर है वो है रिवर बाणगंगा। रिवर बाणगंगा, इसकी जो डिस्कवरी वो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सकेवेशन किसने किया था, वो एक ब्रिटिशर्स का टाइम था जिस समय ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सकेवेशन कर रहे थे। और वो ब्रिटिशर्स का एक सिस्टम था कि उनको कोई अच्छी चीज़ मिलती थी वो अपने साथ में ले जाया करते थे। तो यहाँ पे एक्सकेवेशन करवा दिया था। यहाँ पे एक किंग हुआ करते थे राम सिंह, ये जब राम सिंह 2 थे, इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले एक्सकेवेशन करवाया था। और ये जो राम सिंह ने जो एक्सकेवेशन करवाया था, इनको एक यहाँ पे बॉक्स ऑफ गोल्ड मिला था, बॉक्स ऑफ गोल्ड मिला था, जिसका नाम ये लिया जाता है स्वर्ण मंजूषा। ये एक सोने का संदूक था बना हुआ, मेड ऑफ गोल्ड लिख लीजिए, बॉक्स मेड ऑफ गोल्ड। बॉक्स ऑफ गोल्ड का मतलब ये भी निकल जाता है कि सोने से भरा हुआ संदूक। तो बॉक्स मेड ऑफ गोल्ड मिला था जिसको स्वर्ण मंजूषा कहा गया। और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर इनको समथिंग लाइक ऐश, राख के जैसा कुछ मिला। तो ऐसा ये मानते हैं कि रेमिनेंट्स ऑफ बुद्धा हैं, यानी कि उस तरह से जो रेमिनेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, कि ये माना जाता है कि ये जो है भगवान बुद्ध के अवशेष रहे हैं इसके अंदर, रेमिनेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये कहते हैं उस समय ना जितने भी अपने जो बौद्ध स्तूपाज थे ना, उनके अंदर जो भगवान बुद्ध के अवशेष थे उनको सुंदर सुंदर बॉक्स के अंदर डाल करके और वहाँ पे रखवाया गया था। तो इनका ऐसा मानना था कि यहाँ पर भी ये किसी ने रखवाया होगा। तो राम सिंह सेकंड ने जब एक्सकेवेशन किया तो वहाँ पे एक स्वर्ण मंजूषा मिलती है जिसके अंदर ऐसा माना जाता है रेमिनेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा है, यानी उनकी अस्थियाँ, उनके अवशेष थे। पर यहाँ पे जो आधिकारिक रिकॉर्ड हमें मिलता है, रिकॉर्ड क्या कहता है कि यहाँ इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी।
इन्होंने यहाँ पर एक्सकेवेशन किया था। नाम क्या था एक्सकेवेशन करने वाले आदमी का? D.R. साहनी। कब किया इन्होंने? 1936 के अंदर। ये है डिस्कवर्ड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी 1936। उसके बाद में इन्होंने इसकी की डिस्कवरी। एक्सकेवेशन थोड़ा बहुत शुरू करवाया होगा तभी तो डिस्कवरी होती है। लेकिन उसके बाद में जो मुख्यतः ये जो किया था ना एक्सकेवेशन, एक्सकेवेटर इसका किसको माना जाता है? एक एक्सकेवेटर माना जाता है, एक तो थे कैलाश नाथ दीक्षित, एक्सकेवेटेड बाय कैलाश नाथ दीक्षित, और एक रहे हैं नील रत्न बैनर्जी फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बैनर्जी फुल ऑफ एनर्जी, ये इन लोगों ने यहां पर क्या करवाया था? एक्सकेवेशन करवाया था। एक्सकेवेशन यहाँ पे हुआ। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे हिल्स हैं दो। देयर एक्सकेवेशन हैज बीन मेड ऑन 2 हिल्स। और ये हिल्स है कौन कौन सी? एक तो है बीजक हिल्स। कौन सी है? हिल्स ऑफ बीजक कह लो या बीजक हिल्स कह लो। और दूसरी है हिल्स ऑफ भीमसेन या भीमसेन हिल्स। कुछ बुक्स में इसको भोमली हिल्स भी लिखा गया है, हिल्स ऑफ भोमली, बीजक हिल्स और भीमसेन हिल्स। ये पहाड़ी है, एक एक की पहाड़ी है, सॉरी हिल्स नहीं, हिल ही मानो इसको तुम। एक एक की पहाड़ी है, बीजक हिल और भीमसेन हिल। इनके ऊपर ये एक्सकेवेशन इन्होंने करवाया था। और यहाँ पे ये जो बीजक हिल है ना, यहाँ पर एक पहले ही एक एक्सकेवेशन 1837 के अंदर यहाँ पर एक एक्सकेवेशन करवा दिया था। उस आदमी का नाम था कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने जब ये करवाया तो यहाँ पे इसको अशोका का भाब्रू इंस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा था, भाब्रू शिलालेख जो है वो अशोका से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसको एक भाब्रू इंस्क्रिप्शन मिला था। किसको मिला था? कैप्टन बर्ट को 1837 के अंदर। और इसके अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर 3 वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर 3 वर्ड्स मेंशन किए गए हैं। वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? इसके अंदर 3 वर्ड्स मेंशन्ड हैं और वो ये 3 वर्ड्स हैं आपके बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ, ये 3 वर्ड्स जो हैं ये भाब्रू इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किए गए हैं। भाब्रू इंस्क्रिप्शन बीजक हिल के ऊपर से मिला था। किसको मिला था? कैप्टन बर्ट को मिला था। और ये अशोका मौर्यन पीरियड का है, अशोक के टाइम का है। और इसके अंदर क्या है? भीमसेन हिल के ऊपर भी एक मिला है, पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो भीमसेन हिल के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ प्रमोशन ऑफ धम्म लिखा गया है कि धम्म का जो प्रचार है उसके बारे में बात की गई है, प्रमोशन ऑफ धम्म। ये जो है ये बीजक वाली जो ये भीमसेन हिल के ऊपर इंस्क्रिप्शन मिला उसमें प्रमोशन ऑफ धम्म कहा गया, बौद्ध, धम्म और संघ, ये चीज़ें आ गई इसके अंदर। और ये एक यहाँ पे है, इनके लिए कहा गया है महादेव जी की डूंगरी या डूंगरी ऑफ महादेव जी, जिसके ऊपर ये इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, डूंगरी ऑफ महादेव जी। वो जो जगह है उसको महादेव जी की डूंगरी कहा जाता है, जहाँ पर ये मिलते हैं। बीजक हिल, भीमसेन हिल है। भीमसेन हिल पे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें प्रमोशन ऑफ धम्म के प्रचार के बारे में बात की गई है। और बीजक हिल जो है वो इम्पोर्टेंट है। 1837 कैप्टन बर्ट को भाब्रू इंस्क्रिप्शन मिला। भाब्रू इंस्क्रिप्शन में 3 वर्ड्स हैं, बौद्ध, धम्म और संघ। और ये वाला जो है राम सिंह सेकंड वाला, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण मंजूषा। स्वर्ण मंजूषा है क्या? स्वर्ण मंजूषा एक बॉक्स मेड ऑफ गोल्ड है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो यही होता है कि स्वर्ण मंजूषा क्या है। स्वर्ण मंजूषा बॉक्स मेड ऑफ गोल्ड, सोने की एक है, जिसके अंदर क्या है? रेमनेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ऐसा माना जाता है। कंफर्म तो नहीं है कि रेमनेंट्स ही रहे होंगे, पर ऐसा उन्होंने माना है। और अभी ये जो इंस्क्रिप्शन है बीजक हिल वाला, कैप्टन बर्ट वाला, ये है कहाँ पर? ये अभी रखा हुआ है म्यूजियम ऑफ कोलकाता के अंदर।
अभी इसको म्यूजियम ऑफ कोलकाता के अंदर रखा गया है और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी रही है, इसकी स्क्रिप्ट रही है ब्राह्मी। तो ये है इसके बारे में। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें मिली है। ये तो था इंपॉर्टेंट एक इंस्क्रिप्शन के बारे में और स्वर्ण मंजूषा के बारे में। अब इसके अंदर यहाँ पे और क्या क्या मिला है आप देखो, यहाँ पे मिलते हैं पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स यहां पर मिले हैं और ये कॉइन किस चीज से बने हुए हैं, ये कॉइन बने हैं जी सिल्वर के। पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स हैं और पंचमार्क सिल्वर कॉइन कितने हैं, 84। ये तो है कॉइन के बारे में। बेराट के अंदर जो कॉइन मिले हैं पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स हैं, 84 कॉइन्स मिले हैं। इंडो ग्रीक रूलर्स, इनके भी कॉइन्स यहां पर मिले हैं। इंडो ग्रीक रूलर्स के कितने मिले हैं यहां पर, 24। इंडो ग्रीक रूलर्स के कितने कॉइन मिले हैं, 24 मिले हैं, जिसके अंदर से आउट ऑफ विच 16 आर ऑफ मेनेंडर। ऐसा माना जाता है कि ये जो 24 कॉइन्स मिले हैं इंडो ग्रीक के, इसके अंदर से जो 16 कॉइन्स हैं दे आर ऑफ मेनेंडर। ये मेनेंडर के टाइम के हैं 16, ठीक है। और क्या है, और एक ये है कि 634 के अंदर यहां पर आया था वेनसांग। वेनसांग कहाँ का था सबको पता है, चाइनीज था और ये यहाँ पर आया था 634 के अंदर। उस समय ये भीनमाल भी गया था। भीनमाल जो है कहाँ पर है आपको सबको पता होगा, शायद जालोर में है भीनमाल। तो ये 634 के अंदर वेनसांग कहाँ पर आया था, बेराट के अंदर आया था। और इस समय राज किसका हुआ करता था जब ये आया था, सबको पता है वेनसांग किसके कार्यकाल में आया था, तो ये था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के जो शासनकाल में आया था, रूलिंग पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। तो वेनसांग केम टू इंडिया इन 634 यहाँ पर आया था। और इसको हर्षवर्धन के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं हर्षवर्धन के लिए। एक तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बेराट से संबंधित नहीं है, पर जब नाम आता है तो बता देते हैं। हर्षवर्धन के लिए शाक्य मुनि ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, शाक्य मुनि। दूसरा होता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज, हर्षवर्धन को कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज। प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज और स्कॉलर ऑफ पॉलिसी यानी नीति का पंडित, स्कॉलर ऑफ पॉलिसी। ये जो वर्ड्स हैं ये यूज किए जाते हैं हर्षवर्धन के लिए। और हर्षवर्धन के पीरियड के अंदर कौन आया था, वेनसांग आया था 634 के अंदर। ये चाइना का था। शाक्य मुनि, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज और स्कॉलर ऑफ पॉलिसी, ये वर्ड्स जो है हर्षवर्धन के लिए किए जाते हैं। और जो स्कॉलर ऑफ पॉलिसी है, इसको नीति का पंडित, कई बार शब्द लिखा हुआ ऐसा का ऐसा आ जाता है कि नीति का पंडित। और यहीं से ये जो वेनसांग जब यहां पर आया तो वेनसांग ने एक बुक लिख डाली। वेनसांग ने क्या किया, वेनसांग ने इस यात्रा के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम है सी यू की। वेनसांग की बुक कौन सी है, सी यू की। और इस बुक के अंदर है क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट पुष्यभूति डायनेस्टी। इस बुक के अंदर वेनसांग वाली जो बुक है इसके अंदर क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन अबाउट पुष्यभूति डायनेस्टी। तो 634 में वेनसांग आया था चाइना से। हर्षवर्धन का शासनकाल था, रूलिंग पीरियड ऑफ हर्षवर्धन, शाक्य मुनि, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज और स्कॉलर ऑफ पॉलिसी। ये क्या है, जो नाम है किसको दिए गए हैं, हर्षवर्धन को। और इसने बुक कौन सी लिखी थी, सी यू की। इसमें है क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट पुष्यभूति डायनेस्टी। और यहां पर बेराट में हमें क्या मिलता है, बेराट में हमें मिलता है फर्स्ट रिमेन्स ऑफ टेम्पल।
कहते हैं कि मंदिर के जो सबसे पहले अवशेष मिले हैं वो बेराट के अंदर मिले हैं कि उस समय भी यहाँ पर कोई मंदिर रहा होगा। एक यहाँ पे मिली है 36 मुद्राज, 36 यहाँ पर क्या मिली है मुद्राज। 8 उनमें से है पंचमार्क, 8 है पंचमार्क और 28, ये जो 28 है ये है इंडो ग्रीक रूलर्स की। ये लो 634 वेनसांग के बारे में कंप्लीट हो गया। बुक CU की लिखी इन्फॉर्मेशन अबाउट पुष्यभूति डायनेस्टी, फर्स्ट रिमेन्स ऑफ टेम्पल आपको बेराट में मिलता है। 36 मुद्राज मिली है जिसमें 8 पंचमार्क है और 28 क्या है, ये 28 आपकी हो गई इंडो ग्रीक। इसके बाद में वेनसांग ने क्या लिखा है, वेनसांग ने कुछ शब्द लिखे हैं। ये तो है इसकी बुक जो हमने ऊपर लिखा CU की, ये बुक है और इस बुक के अंदर इसने कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। वो वर्ड्स इसने क्या लिखे हैं, पी लो, क्या लिखे हैं, पी लो, ये तो लो, ये तो लो, ये वर्ड वेनसांग ने यूज किए हैं, पी लो, ये तो लो। और इसने क्या लिखा है इसके अंदर, वेनसांग ने ये बताया है कि जो बुद्धिस्ट थे, वहां के बुद्धिस्ट लोग थे, कार्नेज्ड बाई, यानी उनका नरसंहार कर दिया गया था, डिस्ट्रॉयड बाई, खत्म कर दिया गया था उनको, कार्नेज्ड बाई हूण रूलर, एक हूण शासक थे जिसका नाम लिखा है मिहिर कुल। और ये मिहिर कुल जो था ये शिव भक्त हुआ करता था, शिव सेक्ट का आदमी था। तो और शिव और बुद्ध वालों की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए संभवतः इसने सही कहा होगा कि वेनसांग जो है इसके वर्ड्स हैं पी लो, ये तो लो, बुद्धिस्ट वर कार्नेज्ड बाई हून रूलर मिहिर कुल। ये सारा जो है हमें बेराट के बारे में पता चलता है। तो वेनसांग के बारे वाला जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो वेनसांग वाले को अच्छे से पढ़ लेना। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि वेनसांग ने क्या बताया था या वेनसांग कब आया था, किसके शासनकाल में आया था। वेनसांग पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ पर आया था, तो 634 के अंदर ही आया था। और 634 में आया कहाँ पे था, ये बेराट राजस्थान के अंदर अपने कहाँ पे आया था, ये बेराट में आया था और भीनमाल में आया था। यहाँ पे जगह मिलती है। और पी लो, ये तो लो, इसके अंदर ये 8 बुद्धिस्ट टेम्पल्स का जिक्र करता है। क्या कहता है कि यहाँ पे 8 बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे, 8 बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे। और कहता है कि बुद्धिस्ट का जो है वह देवर कार्नेज्ड बाई ये हूण रूलर। हूण रूलर कौन था, मिहिर कुल था, जिसने बुद्धिस्ट का वहां पर सर्वनाश कर दिया था। ठीक है, समझ गए। तो ये है आपका बेराट सिविलाइजेशन, जो विराटनगर जयपुर वाला। बेराट के बाद में जो अगली सिविलाइजेशन हमारी है वो सिविलाइजेशन हमारी है रंग महल। बेराट के बाद जो अगली सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं वो है रंग महल। रंग महल है कहाँ पर, तहसील है सूरतगढ़, डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर, रिवर कौन सी है, रिवर तो है ही हर सिविलाइजेशन के साथ में। तो यहाँ पे जो रिवर है इसको घग्गर नाम से भी जाना जाता है, रिवर सरस्वती भी कहा गया है और दृश्यद्वती भी कहा गया है। ये तीनों नाम याद रखना घग्गर के ही हैं। दृश्यद्वती, कालीबंगा, रंगमहल, ये जो गंगानगर के आसपास वाली रिवर्स है ना, और ये सिविलाइजेशन ठेठ अनूपगढ़ तक मान के चलो, जो अभी नई भी निकली है बरौर वगैरह, ये सारी की सारी ये घग्गर, सरस्वती और दृश्यद्वती इन्हीं से संबंधित है। तो ये जो रंग महल है ये तहसील सूरतगढ़ श्री गंगानगर। रंग महल कौन सा, रंगनाथ, वो रूपनाथ वाला रंग महल जो आप कॉमेडी देखते हो ना, रूपनाथ रंग महल से, वही रंग महल है ये। इसको रंग महल क्यों कहा गया, सबसे पहली बात तो ये है, तो इसको रंग महल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे कलर्ड पोट्री निकली। कलर्ड पोट्री यानी रंगीन पोट्री निकली, इसलिए इसको रंग महल कहा गया।
अब आगे बात करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे अपने वालों में तो किसी ने नहीं किया इसको, ये 1922 के अंदर डॉक्टर हन्ना रीड आई थी, और ये आई थी स्वीडन से, स्वीडिश थी डॉक्टर हन्ना रीड। हन्ना रीड कहाँ की थी? हन्ना रीड थी स्वीडन की, स्वीडिश। ये स्वीडन से आई थी और इसने आकर के 1952 के अंदर रंग महल के अंदर एक्सकेवेशन करवाया था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्या है, क्या मिला इनको? 2 कारपेट कॉइन्स, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 कारपेट कॉइन्स। कौन से कारपेट कॉइन्स? स्टोन कारपेट कॉइन्स, पत्थर के रहे हैं। तो 2 कारपेट कॉइन्स हैं, किस चीज के हैं? स्टोन के हैं। और 105, कितने? ध्यान रखना 105। अगर 105 कॉइन्स के बारे में पूछा जाता है तो वो रंग महल से संबंधित है, गुप्ता कॉपर कॉइन्स। ये 105 है क्या? गुप्ता कॉपर कॉइन्स, गुप्त काल के कॉपर के सिक्के हैं। कितने मिले हैं रंग महल के अंदर से? ये मिले हैं 105 गुप्ता कॉपर कॉइन्स। तो रंग महल के अंदर कलर्ड पोटरी की वजह से तो इसका नाम हो गया रंग महल। तहसील है सूरतगढ़, डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, रिवर घग्गर, सरस्वती, दृष्टद्योति एक के इनाम है। डॉक्टर हन्ना रीड, हन्ना रीड इस नाम के साथ में रंग महल ही जुड़ा हुआ है। रंग महल डॉक्टर हन्ना रीड 1952, 2 कारपेट कॉइन्स स्टोन के और 105 गुप्ता कॉपर कॉइन्स यहाँ पर मिले हैं। और क्या है यहाँ पर? यहाँ की जो पोटरी, पोटरी कैसी है? पोटरी में यहाँ के एक तो डार्क रेड पोटरी है, पिंक भी है और येलोइश, यानी जो पीलापन लिए हुए है, प्योर येलो नहीं है, येलोविश कह सकते हैं। डार्क रेड, पिंक और येलोविश। ये पोटरी कहाँ पर मिली है? पिंक वाली जो पोटरी है ये रंग महल के अंदर मिली है। अब इसके अंदर ये जो इंडस सिविलाइजेशन, इसको माना कब का गया है? इसके अंदर जो हमें सिविलाइजेशन मिलती है कौन कौन सी मिलती है? देखो, एक तो इंडस सिविलाइजेशन के एविडेंस यहाँ से मिलते हैं, जो कालीबंगा के समकालीन यहाँ पर मिलते हैं, इंडस सिविलाइजेशन। और यहाँ पर क्या मिलता है? कुषाण एरा, जो कुषाण काल है उस समय की भी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिली है। और एक मिलती है गुप्त एरा, यानी जो गुप्ता पीरियड या गुप्ता एरा कह सकते हो आप, जो गुप्तकालीन युग रहा है, गुप्त काल रहा है, उसका भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये यहाँ पर 3 चीज़ें मिली है, इंडस सिविलाइजेशन, कुषाण एरा और गुप्ता एरा। ये कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं जी रंग महल के अंदर। और इसका जो है ग्रोइंग पीरियड कौन सा माना जाता है कि किस समय ये रही होगी, ऐसा माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है इसका जो टाइम पीरियड है कि जिस समय ये आबाद रही होगी, टाइम पीरियड ऑफ ग्रोथ, किस समय ये संस्कृति जो है अपने पूरे चढ़ाव पर थी, बढ़ रही थी, वो समय इसका माना जाता है 100 BC to 300 AD। ये काल माना गया है इसका, रंग महल का टाइम पीरियड ऑफ ग्रोथ 100 BC से 300 AD माना जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो मिली है वो है कॉइन्स ऑफ कनिष्क, कॉइन्स ऑफ कनिष्का। कनिष्क के कॉइन कहाँ पर मिले हैं जी? ये रंग महल के अंदर मिले हैं। और इसके अलावा और भी यहाँ पे कुषाण कॉइन्स मिले हैं। तो कुषाण कॉइन्स और गुप्ता कॉइन्स की कोई साइट है अच्छी, तो वो कौन सी है? वो रंग महल है सूरतगढ़ के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो एक तो है जी हन्ना रीड। हन्ना रीड का नाम याद रखना, हन्ना रीड ने रंग महल खोजी थी। एक जो है इंपॉर्टेंट ये है पिंक पोटरी। पिंक पोटरी जहाँ कहाँ से मिली है? ये रेड तो बहुत जगह से मिली है, लेकिन पिंक पोटरी जो है वो कहाँ से मिली है? पिंक पोटरी आपको रंग महल के अंदर से मिलती है। इसके साथ में एक और सिविलाइजेशन है, वो भी आपके गंगानगर से ही है। तो बरोर सिविलाइजेशन का नाम क्या है? बरोर। बरोर है कहाँ पर? श्री गंगानगर। और जब श्री गंगानगर में है तो रिवर एक ही है श्री गंगानगर में, वही रिवर रहेगी जो सेम रंग महल वाली, घग्गर। ठीक है, ये कब निकली? इसका जो एक्सकेवेशन है ना वो 2003 के अंदर एक्सकेवेशन होता है बरोर का। बरोर का एक्सकेवेशन कब होता है? 2003 के अंदर। तो 2003 का एक्सकेवेशन जो है वो बरोर का है। बरोर कहाँ पर है? ये है श्री गंगानगर के अंदर। बरोर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है साहब ब्लैक क्ले पोटरी। ब्लैक क्ले इज यूज्ड इन पोटरी।
ब्लैक क्ले इज यूज्ड इन पोटरी ओनली इन इंडिया, ओनली साइट इन इंडिया वेयर ब्लैक क्ले इज यूज्ड इन पोटरी, तो वो ब्रोर है, काली मिट्टी से बने हैं। काले रंग की जो मिट्टी है उसका इस्तेमाल किया गया है, पोटरी बनाने में काली मिट्टी लगाई गई है। ओनली साइट इन इंडिया वेयर ब्लैक क्ले इज यूज्ड इन पोटरी, दैट साइट इज ब्रोर। और यहां पे क्या मिला है, और यहां पे मिला है बटन लाइक सील्स, बटन के आकार की या बटन शेप्ड मोहर कह सकते हो आप, बटन शेप्ड सील्स मोहर। बटन शेप्ड सील्स कहां से मिली है, ये भी आपको मिली है बरोर से। और बरोर से क्या मिला है, बरोर से मिला है सोप स्टोन बीड्स, बहुत सारे मन के मिले हैं सोप स्टोन बीड्स। कितने मिले हैं, 8000 बीड्स मिले हैं, 8000 मन के मिले हैं सोप स्टोन के, ठीक है। और क्या मिला है, लेपिस लाजुली, यहां पे और क्या मिला है, लेपिस लाजुली बीड्स, लेपिस लाजुली बीड्स। कह जी लेपिस लाजुली क्या होती है, तो आपको बता दूं, लेपिस लाजुली को लाजवर्द कहा जाता है। लाजवर्द जो है उसके भी यहाँ पे मन के मिले हैं, और ऐसा माना जाता है ये जो लेपिस लाजुली जो है यहाँ पर कहाँ से आई, इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। ऐसा कहा जाता है ये जो लेपिस लाजुली है ये आई कहाँ से, ये इंपोर्ट की गई थी, कहाँ से इंपोर्ट की गई थी, अफगानिस्तान से इंपोर्ट की गई थी। और क्या मिला है यहाँ पे, बेंगल्स ऑफ शेल, शंख की चूड़ियाँ मिली है, कहाँ पर, बरोर के अंदर। तो शंख की चूड़ियाँ कहाँ पर मिली है, बरोर के अंदर। और क्या मिला है, रिंग, अंगूठी मिली है। और एक मिला है बोरला। बोरला क्या होता है, बोरला क्या होता है, ऑर्नामेंट है, आभूषण है। कहाँ का ऑर्नामेंट है, ये गंगानगर रीजन में आज भी बांधा जाता है, हेड का, सर के ऊपर बांधा जाता है, इसको नाम होता है बोरला। तो ये इसके अंदर भी इस तरह से जो गंगानगर रीजन के अंदर जो बोरला बनता है उसके अंदर भी इस तरह के बीड्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सोप स्टोन बीड्स 8000 मिले हैं। लेपिस लाजुली बीड्स जो मिले हैं वो हैं आपके इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान के। लेपिस लाजुली बीड्स जो है वो आई कहाँ से थी, अफगानिस्तान से आई थी। एक बोरला मिलता है। और मकान कैसे हैं यहाँ पर, रॉ ब्रिक्स, कच्ची ईंट का इस्तेमाल हुआ है। तो बरोर के बारे में ये इतनी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो ब्लैक क्ले जो है वो सबसे पहले कहाँ पर यूज हुआ, यहीं पे यूज हुआ है, ओनली इन इंडिया। इंडिया के अंदर ओनली यही साइट है जहाँ ब्लैक क्ले की पोटरी बनाई जाती है। बटन शेप्ड सील्स मिली हैं, बटनाकार मोहरें मिली है। और सोप स्टोन बीड्स, सोप स्टोन जो घिया पत्थर होता है उसके मन के मिले हैं। यहाँ पे कितने मिले हैं, 8000 मिले हैं। और लेपिस लाजुली बीड्स यानी लाजवर्द मणि जिसको कहा गया है, लाजवर्द पत्थर जो होता है उसको इंग्लिश में कहेंगे आप लेपिस लाजुली। ये जो लेपिस लाजुली बीड्स है इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे ही पत्थर वहाँ अफगानिस्तान में मिले हैं और वहाँ पे होते हैं। तो ऐसा माना जाता है ये वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था। यानी इस एरिया का जो बिजनेस था, इनका जो ट्रेड था वो अफगानिस्तान के साथ हुआ करता था। बेंगल्स ऑफ शेल, रिंग और बोरला। ऑर्नामेंट्स है होता है बोरला जो सर पे लगाया जाता है। रॉ ब्रिक्स और यहाँ की जो ईंटें हैं वो हैं जी कच्ची ईंटें। इसके बाद में जैसे ये अपना ये बरोर खत्म होता है, बरोर के बाद में हम एक और सिविलाइजेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है भीनमाल। भीनमाल इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसका एक एंशिएंट नाम आता है श्रीमाल, है ना। ये किसने ढूंढा, आर.सी. अग्रवाल। राजस्थान के अंदर अधिकतर जो है ना वो आर.सी. अग्रवाल के हैं, 1953-54। ठीक है, 1953-1954 के अंदर आर.सी. अग्रवाल ने ये ढूंढा है कहाँ पे, भीनमाल। भीनमाल है जालोर के अंदर। भीनमाल कहाँ पर है, भीनमाल है जालोर के अंदर। यहां पे मिलता क्या है, यहां पे मिलती है रोमन डबल हैंडल्ड, रोमन डबल हैंडल्ड एम्फोरा।
एक रोमन एम्फोरा मिलती है, सुराही मिलती है कौन सी, यूनानी टाइप की है, और उसके 2 हैंडल लगे हुए हैं। ये कहाँ पर मिलती है, ये आपको मिली है भीनमाल के अंदर, और ऑलमोस्ट 200 BC की ये बताई जाती है कि ये 200 BC की रही होगी। और क्या मिलता है, और मिलता है कॉइन्स ऑफ शका रूलर्स, कॉइन्स ऑफ शका रूलर्स। ये जो कॉइन्स हैं शक रूलर्स के, ये वहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ इस एरिया में क्या मिला, और आपको मिलती है यहाँ पे प्लेन पोट्री जिसके ऊपर डिजाइन विजाइन नहीं है, और एक मिलता है पोर्ट्रेट ऑफ शालभंजिका, मूर्ति मिली है शालभंजिका की, पोर्ट्रेट ऑफ शालभंजिका, एक गोडेस है शालभंजिका, शालभंजिका की मूर्ति है। ये कहाँ पर मिलती है आपको, सॉरी, ये शालभंजिका वाली इसकी नहीं है, मैं अचानक दूसरे में चला गया। इसके अंदर आपको इतना ही मटेरियल मिलता है। भीनमाल RC अग्रवाल 1953, 1954 जालोर रोमन डबल हैंडल्ड एम्फोरा 200 BC कॉइन्स ऑफ शका रूलर्स। इसके साथ में ये जो आपका भीनमाल है ये होता है ख़त्म। यहाँ की जो पोट्री है, इस पोट्री के बारे में ये कहा गया है इसके ऊपर फॉरेन इफेक्ट मिलता है, फॉरेन इफेक्ट ऑन पोट्री, विदेशी प्रभाव। ये जैसे इससे पता चल ही गया आपको कि यहाँ के ये जो सुराही मिली है, एम्फोरा मिली है, ये रोमन स्टाइल की है, तो फॉरेन इफेक्ट ऑन पोट्री, यहाँ के जो पात्र हैं उन पे विदेशी प्रभाव नज़र आता है। इसके साथ में आपका ये जो भीनमाल है ये यहाँ पर एंड हो जाता है। अब जो अगली हम सिविलाइजेशन पढ़ेंगे वो है जूनाखेड़ा। कहाँ पर है जूनाखेड़ा, तो नेक्स्ट जो हमारी सिविलाइजेशन है वो है जूनाखेड़ा। जूनाखेड़ा सिविलाइजेशन कहाँ पर है, ये है पाली के अंदर। जूनाखेड़ा सिविलाइजेशन कहाँ की है, पाली की, 1883, 84, बहुत पुरानी है, 1883, 84। किसने, हमने एक बात की थी, एक आदमी आकर के और ASI से जुड़ा था, गैरिट, वही गैरिट, HBW गैरिट, इसने 1883, 84 के अंदर यहाँ पर काम किया है। कब के, और इसके अंदर जो एक्सकेवेशन है वो देखो कितना लंबा चला है। HBW, ये सॉरी HWB, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं ना नाम खोपड़ी के अंदर, HWB गैरिट। जूनाखेड़ा पाली 1883, 84, HWB गैरिट ने इसकी जो है वो, इसका डिस्कवरर कौन रहा, HWB गैरिट रहा। और ये 1889, 90 यहाँ से लेकर के और कब तक चला है, 1995, 96 तक, इतने टाइम तक इसके अंदर एक्सकेवेशन ही चल रहा था। तो कितना टाइम हो गया देखो, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से यहाँ पर एक्सकेवेशन चल रहा है। और ये एक्सकेवेशन 4 सेशंस के अंदर हुआ है, 4 सेशंड एक्सकेवेशन, 4 सेशंड एक्सकेवेशन हुआ है। 4 सत्रों के अंदर यहाँ पर खुदाई हुई है, 4 सेशंड एक्सकेवेशन हुआ है। मिला क्या है यहाँ से, रेड एंड ब्लैक प्लेन पोट्री मिली है, कोई प्रिंट वगैरह नहीं है, रेड एंड ब्लैक प्लेन पोट्री यहाँ से मिली है। और ये जगह कौन सी है जहाँ पे रेड एंड ब्लैक प्लेन पोट्री मिली है, ये जगह है जूनाखेड़ा। और यहाँ से आपको मिलती है इमेज कह लो या मूर्ति कह लो ऑफ शालभंजिका, जो अभी मैं नाम ले रहा था, शालभंजिका।
इसका जो पोर्ट्रेट है, इसकी जो इमेज है, ये आपको जूनाखेड़ा के अंदर मिलती है। जूनाखेड़ा पाली 1883-84 HWB गैरिट, और 89-90 से 1995-96 तक ऑलमोस्ट 100 ईयर तक एक्सकेवेशन हुआ है। 4 सेशन के अंदर हुआ है। रेड ब्लैक प्लेन पोर्ट्री मिली, और इम्पोर्टेंट जो है वो है शालभंजिका। शालभंजिका कहाँ पर मिली है? ये आपके मिलती है जूनाखेड़ा के अंदर, और जूनाखेड़ा कहाँ है? जूनाखेड़ा है जी पाली के अंदर। इसके बाद में आता है ओला। ओला कहाँ पे है? ओला है जैसलमेर के अंदर। इसके बाद की जो सिविलाइजेशन है आपकी वो है ओला, और ओला में क्या मिला है? स्टोन एज एक्स से मिला है। क्या मिला है? स्टोन एज एक्स से। ओला में क्या मिला है? स्टोन एज एक्स से मिला है, और यहाँ पे जो एक्सकेवेशन है वो ऑनगोइंग है, अभी तक चल ही रहा है। तो एक्सकेवेशन एट प्रेजेंट टाइम ऑनगोइंग। अभी भी यहाँ पे एक्सकेवेशन चल रहा है। कहाँ पर? ओला के अंदर। समझे? ओला है जैसलमेर में, स्टोन एज एक्स से मिली है, एक्सकेवेशन एट प्रेजेंट टाइम ऑन गोइंग है। और इसके बाद में है लोदरवा। लोदरवा भी कहाँ है? ये छोटे छोटे सिविलाइजेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। लोदरवा भी जैसलमेर के अंदर है। लोदरवा कहाँ पर है? लोदरवा भी जैसलमेर के अंदर है, और इसके अंदर क्या है? कंटेम्परेरी टू हड़प्पा। हड़प्पा के समकालीन यहाँ पर मिली है। इतना ही इसके बारे में है कि लोदरवा के अंदर कंटेम्परेरी टू हड़प्पा, हड़प्पा के समकालीन सभ्यता, हड़प्पा या कालीबंगा के, या हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो या कालीबंगा के समकालीन, ये तीनों एक साथ के हैं। तो यह, और यहाँ पे जो रिवर है वो है सरस्वती। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाता है ना, यहाँ पे रिवर कौन सी है? यहाँ पे रिवर सरस्वती है। अगर इस तरह से पूछ लिया जाता है ना, जैसलमेर की लोदरवा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो इसका क्वेश्चन यही बनता है कि, है ना, कि सरस्वती। और ये जब जैसलमेर का नाम आता है ना, तो जनरली हमारे माइंड में लूनी स्ट्राइक कर जाता है, और हम वहाँ पे लूनी लिख देते हैं। ऐसा नहीं है। ये जैसा कंटेम्परेरी टू हड़प्पा रिवर जो है वो कौन सी है? सरस्वती। ये ध्यान रखना। इसके साथ में आज की जो सिविलाइजेशन क्लास है हमारी यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मटेरियल। और अगली जो क्लास लगाएंगे उसके अंदर आगे और सिविलाइजेशंस की बात करेंगे। तो आज हमने जो 5-4 सिविलाइजेशन किए हैं, इनके अंदर आपको कंप्लीट जितना है वो करवा दिया है। इसके अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन पढ़ने के लिहाज से बहुत अच्छा है। लोदरवा जैसलमेर कंटेम्परेरी टू हड़प्पा है, रिवर है इसकी सरस्वती। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं किसी नई सिविलाइजेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।